इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग आरो यारो प्री 2021 के संदर्भ में हिंदी के छठवें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कानन निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। तो बताओ कानन किसका पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो कानन होता है जंगल का पर्यायवाची, यानी कि विकल्प बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि का पर्यायवाची होगा। तो आदि का पर्यायवाची अगर हम लोग देखें तो प्रथम भी होता है, आरंभिक भी होता है और प्रारंभिक भी होता है। इस तरीके से जो आदि के पर्यायवाची होंगे वो उपयुक्त सभी होंगे, यानी कि विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ओज निम्नलिखित में किसका पर्याय होगा। तो बताओ ओज किसका पर्यायवाची होता है। तो अगर हम ओज की बात करें तो ये पर्यायवाची होता है पराक्रम का। ठीक है, यानी कि ओज किसका पर्यायवाची होता है, पराक्रम का होता है, बल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो चलिए आइए यहाँ पर युग्म चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से गलत होगा। तो अगर कोयल की बात करें तो इसका पर्यायवाची बनप्रिया होता है, बिल्कुल सही। अगर कामदेव की बात करें तो इसका पर्यायवाची देवद्रुम नहीं होता है, क्योंकि देवद्रुम किसका पर्यायवाची होता है, वो होता है कल्प वृक्ष का। ठीक है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है देवद्रुम। तो इस तरीके से विकल्प बी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म ही यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा गधा का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इनको देखिए, तो यहाँ पर धूसर तो गधा का पर्यायवाची होता है, रासव भी होता है, लेकिन भद्रा नहीं होता है। ठीक है, भद्रा किसका पर्यायवाची होता है, भद्रा होता है गाय का पर्यायवाची। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प सी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बासर निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची होता है। तो ये तो शायद सभी को पता होगा, क्योंकि जो बासर होता है वो दिन का पर्यायवाची होता है, विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से बताइए पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, गिरजा तो पार्वती का पर्यायवाची होता है, भवानी भी होता है, लेकिन भार्या नहीं होता है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प सी अपना सही हो जाएगा। श्लाघा निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। तो बताइए श्लाघा किसका पर्यायवाची होता है। तो नैसर्गिक का तो नहीं होता है, ना सुता का होता है, ना प्रकाश का होता है। श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा। तो इस तरीके से विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन बहन का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम बहन के पर्यायवाची की बात करें तो भगिनी तो होता है, लेकिन आत्मजा नहीं होता है, क्योंकि ये आत्मजा जो पर्यायवाची होता है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और बहन का पर्यायवाची सहोदरा भी होता है और सहगर्भिणी भी होता है। इस तरीके से विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो अब युग्म चेक करिए और बताइए इसमें से कौन सा युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखें तो जो सेवक है उसका पर्यायवाची परिचारक होता है, बिल्कुल सही। स्त्री का बामा, बिल्कुल सही। ठीक है, हनुमान का मतंग, ये गलत लग रहा है, क्योंकि जो मतंग पर्यायवाची होता है वो हाथी का होता है। ठीक है, और हिमालय का शैलेंद्र होता ही है। तो इस तरीके से अपना विकल्प सी सही हो जाएगा, जो पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के देखे। अब जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके तद्भव तत्सम से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव है।
तो बताइए इसमें से कौन सा एक तद्भव होगा। तो अणि तो तद्भव है, सॉरी तत्सम है, और अनुत्थ भी तत्सम है। अतड़ी एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होता है अंत्र। ठीक है, क्या होता है? अंत्र। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो चेक कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा युग्म तद्भव और तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, कैथा का कैवर्त यहाँ पर दिया गया है और यही गलत होगा। ठीक है, क्योंकि कैथा का जो तत्सम होता है वो कपित होता है ये, और इन्होंने क्या दे रखा है? कैवर्त। अगर हम कैवर्त की बात करें तो ये किसका वो होता है? ठीक है, इसको आप देख लीजिए। कैवर्त की अगर हम बात करें तो ये किसका तत्सम होता है? ये होता है केवट का तत्सम। ठीक है, तो कैथा का हो गया ये कपित और केवट का तत्सम ये हो गया कैवर्त। और इस तरीके से बाद बाकी देखें तो कौड़ी का कपर्दिका होता है, कोहनी का कफोड़ी होता है, करेला का कंडोर होता है। तो इस तरीके से अपना विकल्प ए सही हो जाएगा, यही गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहणी निम्नलिखित में किसका तत्सम है। तो बताइए ग्रहणी किसका तत्सम होगा? पत्नी, घरनी, बेटी या पुत्री। तो यहाँ पर जो ग्रहणी है वो होता है घरनी का तत्सम। ठीक है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टकसाल का तत्सम होगा। तो बताओ टकसाल का तत्सम क्या होगा? एक ही जैसे शब्द दे रखे हैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो टकसाल का तत्सम होता है वो होता है टंकसाला। विकल्प डी अपना सही हो जाएगा। और ये भी देख लीजिए कि टंकसाला लिखा कैसे जाता है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो बताओ इसमें से कौन सा युग्म असत्य होगा। तो यहाँ पर देखें, जैसा का यादृश होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा का यादृश होता है। टीका का टिप्पण ये गलत है, क्योंकि टीका का टिप्पण नहीं होता है, टीका का होता है तिलक। ठीक है, टीका का क्या होगा? तिलक। तो गलत युग्म ही पूछा गया है, तो यही हो जाएगा विकल्प बी। यौवन का यौवन होता ही है और जीना का जीर्ण होता ही है। अगला क्वेश्चन है, डाइन का तत्सम होगा। तो डाइन का तत्सम क्या होता है? ये शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डाइन का जो तत्सम होता है वो होता है डाकिनी। ठीक है, विकल्प सी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम है। तो बताओ इसमें से कौन सा एक तत्सम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ही शब्द यहाँ पर तत्सम होगा और यही सही हो जाएगा, क्योंकि स्तोक जो होता है ना वो थोड़ा का तत्सम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो तद्भव हैं इनमें अगर तीखा होता है, जो तीखा का तत्सम होगा वो आपका होगा तीक्ष्ण। ठीक है, और दाहिना का दक्षिण होता है, और दिवाली का जो होता है इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, दिवाली का तत्सम जो होता है वो दीपावली होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लिया करो कि मैं बर्तनी कैसी लिख रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बर्तनी शुद्धि में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो शब्दों की बनावट है यानी कि जो बर्तनी है उसका भी आप प्रत्येक शब्द का ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धीरज का तत्सम होगा। तो बताओ धीरज का तत्सम क्या होगा। विकल्प भी एक जैसे लग रहे हैं, धीर, धीरू, धैर्य या धूली। तो जो धीरज का तत्सम होता है वो होता है धैर्य। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पकवान का तत्सम होगा। तो बताओ पकवान का तत्सम क्या होगा। तो वो होगा पक्वान्न। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा एक तद्भव होगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पहला ही शब्द तद्भव होगा, क्योंकि जो पाती है उसका तत्सम क्या होता है, उसका तत्सम पत्र का होता है, और बाद बाकी ये तीनों शब्द आपके तत्सम हो जाएंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है अचल का विलोम होगा। तो बताओ अचल का विलोम क्या होगा। एक ही जैसे शब्द दे रखे हैं, बिचल, मचल, सचल, निचल, और यही शब्द आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ताकि आप क्वेश्चन की गलतियों को, मतलब कि किस विकल्प में गलती है उसको पकड़ना सीख जाए। तो अब यहाँ पर बताइए अचल का विलोम क्या होगा। तो अचल का जो विलोम होगा वो होगा विकल्प सी, सचल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो चेक करिए यहाँ पर विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत होगा। तो यहाँ पर हम देखें अमावस्या का तो पूर्णिमा होता है, बिल्कुल सही। अरुचि का विरुचि, विरुचि तो होगा ही नहीं, क्योंकि अरुचि का जो विलोम होता है वो होता है सुरुचि। ठीक है। तो ये अरुचि का विलोम क्या होता है, सुरुचि। विकल्प बी गलत युग्म हो जाएगा और यही अपना उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी अगर हम इनको देखें तो अबर का प्रबर होता ही है और अवाक का सवाक होता ही है। अगला क्वेश्चन देखें तो है आकुंचन का विलोम होगा। तो बताइए आकुंचन का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर आकुंचन का जो विलोम होगा वो विकल्प डी होगा, प्रसारण। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगला, डावाडोल निम्नलिखित में किसका विलोम होगा। तो बताइए डावाडोल किसका विलोम होगा। तो डावाडोल जो विलोम होगा वो आप देख ही रहे होंगे, अटल का होगा। ठीक है। और डावाडोल का मतलब ढुलमुल ही होता है, और इन सब का जो विलोम होगा वो होगा अटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म असत्य है। तो फिर से युग्म दिए गए हैं और आपको गलत युग्म पहचानना है विलोम शब्द की दृष्टि से। तो ख्यात का विलोम यहाँ पर दिया गया है विख्यात, और ये गलत होगा क्योंकि ख्यात का जो विलोम होगा वो होगा अख्यात। ठीक है। क्या होगा, ख्यात का विलोम होगा अख्यात। बाद बाकी और विकल्प देखें तो गगन का धरा होता ही है, ग्राम्य का नागर होता है और गति का अवरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज्योतिर्मय का विलोम होगा। तो ज्योतिर्मय का विलोम आई थिंक सभी को पता होगा। तो इसका जो विलोम होता है वो होता है तमोमय। ठीक है, विकल्प बी। दंड का विलोम होगा, ये भी आप सभी को पता होगा, बड़ा सिंपल सा है। तो दंड मतलब दंड का विलोम पुरस्कार भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है और क्षमा भी हो सकता है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी दंड के विलोम हो सकते हैं। तो विकल्प डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दरिद्र निम्नलिखित में किसका विलोम होगा। तो दरिद्र मतलब गरीब, और इसका जो विकल्प होगा वो होगा संपन्न, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मंथर का विलोम होगा। तो बताओ मंथर का विलोम क्या होगा। तो जो मंथर का विलोम होता है वो होता है क्षिप्र। ठीक है, मंथर का विलोम क्या होता है, क्षिप्र। अगला क्वेश्चन है रिपु का विलोम होगा। तो रिपु का विलोम, ये कंफ्यूजिंग वाला शब्द है, रिपु का विलोम होगा सुहृदय, या नहीं होगा सुहृदय। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किसके देखे, विलोम शब्द के देखे। और जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है बर्तन बेचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताओ जो बर्तन बेचता है उसको क्या बोलते हैं। तो आई थिंक पता होगा आप लोगों को, उसको बोलते हैं कसेरा, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अज्ञानी, अल्पज्ञानी, अनभिज्ञ या कूप मंडूक। ये मैं आपको पहले भी किसी टेस्ट में बता चुका हूँ। तो ये होता है कूप मंडूक। कूप मंडूक उसको बोलते हैं जो व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपने कुल का नाश करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो बताओ जो अपने कुल का नाश करता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है कुलांगार। ठीक है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है क्षितिज निम्नलिखित में से किस हेतु प्रयुक्त होता है। तो बताओ क्षितिज किसके लिए एक शब्द है, तो जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, क्षितिज। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताओ इसमें से किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द जो होता है वो आपका होता है विकल्प सी, अभीप्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जिसका निवारण ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अनिवार्य। ठीक है, विकल्प डी। आदेश की अवहेलना के लिए एक शब्द होगा। तो बताओ आदेश की अवहेलना के लिए एक शब्द होता है, आप सभी को पता होगा, अवज्ञा। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है, गंतव्य, गतिमान, घुमक्कड़ या जंगम। बताइए कौन सा होगा। तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला होता है उसके लिए बोलते हैं जंगम। विकल्प डी सही हो जाएगा। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है उसे बोलते हैं स्थावर। ठीक है, और ये विलोम शब्द में भी काफ़ी पूछा जाता है कि जंगम का विलोम क्या होगा, तो स्थावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह काव्य रचना जिसका अभिनय हो सके। तो बताओ ऐसी काव्य रचना जिसका अभिनय हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर उसके लिए एक शब्द होता है विकल्प सी, रूपक। तो रूपक ऐसी रचना को बोलते हैं, ऐसी काव्य रचना को बोलते हैं जिसका अभिनय किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताओ जो किसानों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, तो वो होता है तकावी। ठीक है, क्या होता है, तकावी। आप अनुदान लगा के मत चले आना, ये बहुत ज़्यादा लोग करके आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कौन सा लगाना, तकावी। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द से देखे। अब जो अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है वो किससे है, विशेषण और विशेष से। तो पढ़िए वाक्य फिर। रमेश शैतान लड़का है, वाक्य में विशेष होगा तो इसमें विशेष पूछा गया है। तो इसमें विशेषण विशेष में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग पता है क्या करके आते हैं, इसमें रमेश मार के चले आते हैं, लेकिन रमेश यहाँ पर विशेष नहीं होगा, यहाँ पर विशेष होगा लड़का। ठीक है, क्योंकि शैतान लड़का तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष क्या होगा, लड़का। आपको पता ही होगा कि जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती हो उसे ही विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक, अब पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा तो परिमाणवाचक हो गया, 5 संख्यावाचक हो गया, तुम्हारा ये सार्वनामिक हो गया, तो बचा प्राचीन, यही आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे जैसे आदमी मैंने देखा नहीं, तुम्हारे जैसा, जैसे नहीं होगा, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने देखा नहीं, वाक्य में विशेषण होगा। तो इसमें से कौन सा विशेषण होगा, तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, जैसा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो जैसा है ये कैसा है, जैसा है ये है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मैंने आपको बताया था कि जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है जिन लोगों ने सही से नहीं पढ़ा है। तो बताइए इसमें से कौन सा समुदायवाचक विशेषण होगा। तो 3 होगा, तीसरा होगा, तिगुना होगा या तीनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों समुदायवाचक होगा, क्योंकि तीनों समुदाय का एक क्या बोलते हैं उदाहरण पेश कर रहा है। जैसे तीनों लोग चले जाओ, यानी कि 3 लोग इकट्ठे चले जाओ। लेकिन अगर और विकल्प को देखें तो यहाँ पर ना 3 होगा, ना तीसरा होगा, ना तिगुना होगा। अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर जो 3 है वो तो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया संख्यावाचक मान के चलिए। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्रमवाचक विशेषण हो गया। और अगर तिगुना की बात करें तो ये हो गया आपका आवृत्ति वाचक। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर तीनों जो है वो क्या है, समुदायवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रिय की उत्तमावस्था होगी। तो ये तो शायद सभी को पता होगा कि प्रिय की जो उत्तमावस्था होती है वो होती है प्रियतम। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें से बताओ कौन सा विशेषण नहीं होगा। अवरुद्ध तो है, आंशिक भी है, अतिरंजन नहीं होगा, क्योंकि जो अतिरंजन है वो विशेष है और इसका विशेषण जो होगा वो होगा अतिरंजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आसमान का विशेषण होगा। तो बताइए भाई, आसमान का विशेषण क्या होगा। सिंपल सा है, आसमान का विशेषण होगा आसमानी। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो बताओ इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द होगा। तो तुष्टि तो होगा नहीं, तपस्या भी नहीं होगा। यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा वो तेजस्वी होगा, और ये किस विशेष से बना है, ये तेज से बना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, धूम का विशेषण होगा। तो बताओ धूम का विशेषण क्या होगा। धूमिल, धूमी, धूम्र या धूली, यही शब्द कंफ्यूज करते हैं। और अब आपको बताना है कि धूम का जो विशेषण होगा वो क्या होगा। तो जो धूम का विशेषण होता है वो होता है धूमिल। ठीक है, क्या होता है, धूमिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है। तो बताओ इसमें से कौन सा एक विशेषण होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो धैर्य तो विशेषण होगा नहीं, नमक भी नहीं होगा और निश्चय भी नहीं होगा। यहाँ पर जो विशेषण होगा वो होगा ध्वस्त, और ये किससे बना है, ये बना है ध्वंस से। ठीक है, तो ध्वंस का विशेषण ध्वस्त। इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन विशेषण विशेष्य के भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आएंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि से। तो जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो बताओ इसमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध होगी। तो यहाँ पर चेक करें तो उऋड तो बिल्कुल सही लिखा है, उर्मिला भी सही लिखा है और उद्विग्न भी सही लिखा है। यहाँ पर जो गलत है वो लिखा है एक दंत, ऐसा नहीं लिखा जाता, एक दंत कुछ ऐसा लिखा जाता है, एक दंत। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा एक दंत। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब बताओ इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। और काफ़ी एक ही शब्द को घुमा फिरा के लिखा गया है, तो आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अगर हम बात करें, अंतर्निहित कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लिए, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अंतर्निहित को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, इसको अंतर्निहित कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो अब इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, और एक ही शब्द को यहाँ पर भी घुमा फिरा के लिखा गया है। तो अब आप बताइए कि इसको कैसे लिखते हैं। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। तो जो अहोरात्र है उसको ऐसे लिखते हैं, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अहोरात्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है।
तो बताओ इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग से आज शब्द आ रहे हैं आपके सामने। तो बताओ कैबिनेट कैसे लिखा जाता है। तो जो कैबिनेट लिखा जाता है वो लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, कैबिनेट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपका आ रहा है वाक्य शुद्धि से। तो यहाँ पर भाई पढ़िए वाक्य। तो वाक्य शुद्धि के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि अशुद्धियाँ हम लोगों को तुरंत मिल जाएं। तो पहला जो वाक्य है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है ये, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, हल्का सा हवा का झोंका आया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हल्का सा हवा का झोंका नहीं होगा, हवा का हल्का सा झोंका होगा। तो इसीलिए ये वाक्य हो जाएगा गलत और उत्तर अपना हो जाएगा सही, विकल्प बी। आगे के वाक्यों की अगर हम लोग बात करें तो यह स्त्री भाग्यवान है, बिल्कुल सही। सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ ये भी पूछा जा चुका है आपका पीसीएस या फिर आरओ में। इसको ऐसे करके पूछा था कि खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ। तो यहाँ पर वैसे सही लिखा है, वहाँ पर पूछा गया था कि खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, जैसे यहाँ पर लिखा है हल्का सा हवा का झोंका आया। तो हल्का सा हवा का नहीं बल्कि हवा का हल्का सा झोंका होता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया। तो पहले तो देख लें कि स्वेच्छा का मतलब क्या होता है। अपनी इच्छा मतलब स्वेच्छा, और यहाँ पर क्या आ गया, अपनी भी आ गया और स्वेच्छा भी आ गया, ठीक है। तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो अपनी स्वेच्छा यहाँ पर भी गलत आ गया। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया, ये बिल्कुल सही है। तुमने काम को अपनी खुद की और फिर स्वेच्छा, यहाँ तीनों, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इस तरीके से जो अपना विकल्प होगा वो ये सही होगा। इसको आप देख लीजिए, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया। अब क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। तो मैं प्रातः चलने जाता हूँ। तो पहली बात तो सुबह जो जाया जाता है उसको टहलना बोलते हैं। तो मैं प्रातः चलने जाता हूँ, ये तो गलत हो गया। मैं प्रातः काल चलने, फिर आ गया, गलत हो गया। मैं प्रातः सुबह चलने जाता हूँ, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रातः और सुबह तो ये भी गलत है और चलना भी गलत हो गया। मैं प्रातः टहलने जाता हूँ, ये बिल्कुल सही है, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। वाक्य में किस शब्द का प्रयोग अनावश्यक रूप से किया गया है। तो बताइए इसमें से किस शब्द का प्रयोग अनावश्यक रूप से किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझें कि सदुपयोग का मतलब होता है समय का अच्छा उपयोग, और यहाँ पर वाक्य में दोनों चीज़ें लिखी हैं कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो अच्छा यहाँ पर नहीं होगा, या तो समय का सदुपयोग होगा या समय का अच्छा उपयोग होगा। तो इस तरीके से अच्छा का यहाँ पर जो प्रयोग है वो अनावश्यक रूप से किया गया है, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो ये होगा अपना, पहले देख लेते हैं इसको क्या दिक्कत है इसमें। हवन सामग्री होता है, लेकिन इसमें हर जगह सामग्री लिखा है, इसी से पहचान जाइए। और जो विकल्प अपना डी है इसमें सामग्री सही लिखा है, इसलिए हवन सामग्री जल गई। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए या फिर चुनाव कीजिए। तो देखते हैं, प्रत्येक आदमियों, यहाँ पर प्रत्येक और यहाँ पर आदमियों गलत हो गया। प्रत्येक व्यक्तियों, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, ये सही लग रहा है। हर एक और आदमियों, ये भी गलत हो गया। तो विकल्प सी अपना सही हो जाएगा, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि
कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, तो इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सके कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अगले टेस्ट के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।